सूर्य अपनी पहली किरणें धरती पर बिखेर रहा था। राजस्थान के अजमेर के महलों में उत्सव का माहौल था। चौहान वंश में एक वीर बालक का जन्म हुआ था। नाम रखा गया पृथ्वीराज। माता कर्पूर देवी और पिता सोमेश्वर चौहान की आंखों में गर्व की चमक थी। राजमहल के आंगन में ही बचपन बीता, लेकिन यह बचपन खेलकूद से ज्यादा युद्ध की तैयारियों में बीता। राजगुरु विद्याधर ने उन्हें घुड़सवारी, शस्त्र विद्या और राजनीति की गूढ़ शिक्षा दी। छोटी उम्र में ही वह तलवार की धार और बाणों की गति को पहचानने लगे। वह केवल एक राजकुमार नहीं, बल्कि भविष्य का एक महान योद्धा बनने जा रहे थे। सुख के दिन ज्यादा नहीं रहे। पृथ्वीराज जब केवल 11 वर्ष के थे, तभी उनके पिता सोमेश्वर चौहान का निधन हो गया। इस छोटी उम्र में ही उन्हें राजगद्दी संभालनी पड़ी। उनकी माता और राजमहल के वरिष्ठ मंत्री उनके मार्गदर्शक बने, लेकिन पृथ्वीराज के भीतर की अग्नि कुछ और ही थी। वह केवल शासन करने नहीं, बल्कि इतिहास रचने आए थे। उन्होंने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया और अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार किया। चंदेल परमार, सोलंकी और गहड़वाल शासकों के खिलाफ उन्होंने पराक्रम दिखाया और एक एक कर अपने साम्राज्य को बढ़ाया। उनकी तलवार की चमक से गुजरात, बुंदेलखंड और पंजाब के हिस्से भी चौहान वंश के अधीन आ गए। विद्रोह की और वीरता की कन्नौज के राजा जयचंद की पुत्री संयोगिता का हृदय पृथ्वीराज के लिए धड़कता था, लेकिन जयचंद को यह स्वीकार नहीं था। उसने संयोगिता का स्वयंवर रचाया, लेकिन एक षड्यंत्र भी रचा। पृथ्वीराज को अपमानित करने के लिए उन्हें आमंत्रित ही नहीं किया। परंतु प्रेम कहां किसी बंधन को मानता है। स्वयंवर के दिन संयोगिता ने सभा में रखी पृथ्वीराज की प्रतिमा को वरमाला पहना दी। यह देख जयचंद क्रोध से जल उठा, लेकिन तभी महल के द्वार पर घोड़े की टापों की गूंज सुनाई दी। वह कोई और नहीं, स्वयं पृथ्वीराज थे। वह संयोगिता को अपने घोड़े पर बिठाकर हवा की तरह वहां से निकल गए। इस घटना ने जयचंद और पृथ्वीराज के बीच की शत्रुता को और बढ़ा दिया। जयचंद के हृदय में प्रतिशोध की ज्वाला धधकने लगी। एक और कहानी रची जा रही थी। प्रेम की इसी बीच उत्तर पश्चिम से एक नया तूफान उठ चुका था, मोहम्मद गौरी। उसने भारत की भूमि पर अपने कदम रखे और पृथ्वीराज से टकराने का साहस किया। तराइन के मैदान हरियाणा में दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। युद्ध का उद्घोष हुआ, तलवारें चमकी और रणभूमि रक्त से लाल हो उठी। पृथ्वीराज के सेनापति गोविंद राज के नेतृत्व में राजपूतों ने मुगल सेना को बुरी तरह कुचल दिया। गौरी घायल हो गया और रणभूमि से भाग खड़ा हुआ। पराजय का अपमान गौरी सहन नहीं कर सका। अगले ही वर्ष उसने और भी विशाल सेना के साथ भारत पर दोबारा आक्रमण किया, लेकिन इस बार उसने एक नया हथियार अपनाया, जयचंद की निष्क्रियता और कुछ राजपूतों की गद्दारी। युद्ध फिर से हुआ, तलवारें फिर टकराईं, लेकिन इस बार इतिहास ने करवट बदली। गौरी की चालों और अपने ही अपनों के धोखे के कारण पृथ्वीराज पराजित हुए। उन्हें बंदी बना लिया गया और घसीटते हुए गजनी ले जाया गया। गजनी के अंधेरे कारागार में एक वीर कैदी बैठा था, पृथ्वीराज चौहान। गौरी ने उनकी आंखें निकलवाई की आंखें निकलवा दी, लेकिन वह अभी भी अपराजित थे। उनके साथ थे उनके प्रिय कवि चंद बरदाई। किंवदंतियों के अनुसार चंद बरदाई ने एक युक्ति रची। उन्होंने गौरी से कहा कि पृथ्वीराज तीरंदाजी में अचूक हैं, चाहे वे देख न सकें। यह सुनकर गौरी ने उन्हें एक अंतिम अवसर देने का निश्चय किया। रणभूमि सजी, पृथ्वीराज ने हाथ में धनुष उठाया। चंद बरदाई ने कविता में संकेत दिया, 4 बांस 24 गज, अंगुलष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। पृथ्वीराज ने संकल्प लिया, प्रत्यंचा खींची और तीर गौरी के सीने में धंस गया। इसके बाद पृथ्वीराज ने स्वयं को भी समाप्त कर लिया, मृत्यु को अपनाना स्वीकार किया, लेकिन पराजय को नहीं। आज भी जब वीरता और शौर्य की गाथाएं गाई जाती हैं, तो पृथ्वीराज चौहान का नाम सम्मान के साथ लिया जाता है। दिल्ली और अजमेर को शक्तिशाली बनाने वाले इस महान योद्धा की कहानी सदियों से जीवित है। उनकी गाथा न केवल इतिहास के पन्नों में दर्ज है, बल्कि लोकगीतों और कविताओं में भी गूंजती है।